So good afternoon everyone. My name is Rohit Kumar Singh, of SST in class 9th and 10th, and I take business studies in class 11th and 12th. Currently I am class teacher of class 11th commerce. And today I am going to deal the topic Indian Constitution, the fundamental rights. तो शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट्स से हम लोग. फंडामेंटल राइट चलिए आज आप लोग सभी लोग टीचर्स हैं, जानते होंगे अच्छे से, लेकिन आज हम थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में, ध्यान से सुनेंगे आप लोग. तो फंडामेंटल राइट शुरू होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से स्टार्ट होकर के 32 तक है संविधान में फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता. विधि का मतलब होता है न्याय, हमारा राइट ऑफ इक्वलिटी इन फ्रंट ऑफ जस्टिस. तो विधि के समक्ष स्वतंत्रता का मतलब यह है कि हमारे देश में जो न्यायपालिका है, जुडिशरी सिस्टम है, वो कोई भी भेदभाव किसी से भी नहीं करेगी. अब ऐसा नहीं है कि कोई अगर मंत्री का बेटा कोई क्राइम कर दे या एक नॉर्मल रिक्शा चालक का जो है वो क्राइम कर दे तो दोनों का सजा अलग अलग होगा. ऐसा हमारे देश में नहीं है. सजा सबके लिए एक होगा, यानी कानून के समक्ष, न्याय के सामने, चाहे कितना भी बड़ा इंसान हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे गरीब इंसान हो, सब कोई एक बराबर है. और ये जो होता है ना, ये आता है राइट टू इक्वलिटी, यानी हमारा जो फंडामेंटल राइट पहला है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, उसमें पहला है, और वो आता है आर्टिकल 14 में. तो आर्टिकल 14 हम लोगों ने देखा, वो क्या कहता है, विधि के समक्ष स्वतंत्रता, यानी कानून के सामने हम सभी बराबर हैं. अब चलते हैं आर्टिकल 15 की तरफ. आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 यह कहता है कि हमारा देश कभी भी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा. जाति हो गया जैसे रिलीजन, कास्ट या जेंडर, इसके आधार पर कोई भी भेदभाव हमारा देश, हमारा संविधान नहीं करेगा. और यह किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है. अब चलते हैं आर्टिकल 16 में, 16. इसमें लिखा हुआ है रोजगार की समानता, यानी भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी कोने में जाकर के रह सकता है, बस सकता है, वहां पर नौकरी कर सकता है, रोजगार कर सकता है. उसको इसके लिए पूरी तरह से फ्रीडम, यानी कि छूट मिली हुई है. और यह किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 16 में आता है. अब चलते हैं आगे आर्टिकल 17 की ओर. आर्टिकल 17 कहता है स्पृश्यता का उन्मूलन, यानी छुआछूत. हमारे देश की बड़ा कोढ़ या लिपरेसी रहा है छुआछूत, कि हमारे देश में कुछ कास्ट को ऐसा माना जाता था कि वो लोग बहुत ही ज्यादा नीचे कास्ट के लोग, ऐसा माना जाता था. ऐसा होना नहीं चाहिए. तो हमारे संविधान में यह लिखा गया है कि अब से, जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, देश में छुआछूत नहीं माना जाएगा. और यह किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है. अब चलते हैं हम लोग आर्टिकल 18 की ओर. आर्टिकल 18 यह कहता है उपाधियों का अंत. पहले जमाने में ब्रिटिशर्स हमारे देश के लोगों को बहुत सारे उपाधि देकर के रखते थे. उपाधि का मतलब होता है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को भी सर की उपाधि मिली थी. यानी लोगों को कोई बड़ा उपाधि देने पर लोग क्या करते थे, अंग्रेजों के प्रति बहुत ही ज्यादा, अंग्रेज उनको उपाधि दे देते थे उनके कामों के बदले में, और लोग अंग्रेजों का जी हुजूरी किया करते थे. लेकिन जैसे ही आजादी मिली हमको, तो हमारे देश ने जितना भी उपाधि अंग्रेज ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को दिया था, उसको खत्म कर दिया. सिर्फ 4 उपाधि आज के डेट में हम इंडियंस धारण कर सकते हैं. और वो 4 उपाधि कौन कौन सा है? पद्म विभूषण, भारत रत्न और पद्मश्री. बस ये 4 अवार्ड ऐसे हैं जिनको हम लोग लागू या इंडियंस धारण कर सकते हैं. इसके अलावा 5वां कोई नहीं है. तो ये भी समानता है, उपाधियों का अंत. अब चलते हैं आर्टिकल 19 की ओर. आर्टिकल 19 से हम लोगों का शुरू होता है राइट टू एक्सप्रेशन, यानी आज के डेट में जो प्रेस है, मीडिया है, इनको जो बोलने की आजादी है, ये किस में है? आर्टिकल 19 में. भारत में आप लोगों को संघ बनाने, पार्टी बनाने, कोई भी धरना प्रदर्शन करने, सबकी आजादी है. किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 19 के तहत है. लेकिन आपके इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे. मान के चलिए कि हमारे शहर में ऐसा लग रहा है कि 2 कम्युनिटीज के बीच में राइट्स हो सकते हैं या दंगे की संभावना है, और उस समय आप उस कम्युनिटी के एरिया में जाकर के जुलूस निकालना चाहते हैं जहां पर संभावना है कि लड़ाई हो सकती है. उस परिस्थिति में जिले के एग्जीक्यूटिव हेड को, यानी कि डीसी को, यह परमिशन है कि आपके इस अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है. लेकिन फिर भी आप आर्टिकल 19 के तहत भारत में कहीं पर भी पार्टी बनाने, संघ बनाने, कुछ भी बोलने की आजादी है आपको आर्टिकल 19 के तहत, और इसको कहते हैं राइट टू एक्सप्रेशन. अब चलते हैं आर्टिकल 20 की तरफ. आर्टिकल 20 आपको क्या कहता है कि अगर पुलिस आपको पकड़ ले
और आप पर जबरदस्ती ये बोले, पुलिस पकड़ के आपको मारे पीटे और जबरदस्ती कबूलवा ले कि आप ही ने मर्डर किया है, आपने किया नहीं है। वैसे पुलिस आपको मार पीट करके जेल में प्रताड़ित करके आपसे लिखवा लिया कि आप ही ने मर्डर किया है, या वीडियो बनवा लिया, कबूलनामा करवा लिया कि आपने मर्डर किया है। जब वो सबूत कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट उसको नहीं मानता है। पुलिस के सामने दिया गया जो सबूत होता है या एक्सेप्ट करते हैं हम लोग, वो न्यायालय के समक्ष वो मान्य नहीं होता है, क्योंकि न्यायालय ये जानता है कि हो सकता है कि पुलिस थर्ड डिग्री दे करके मारपीट करके आपसे कुछ भी उगलवा सकता है। अब चलते हैं हम लोग आर्टिकल 20 हो गया 21 में है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है समझेंगे हम लोग। भारतवर्ष में अगर देखिए ना, किसी को किसी का जान जिंदगी देने का तो अधिकार है नहीं, तो लेने का भी नहीं है। तो हमारे देश में आर्टिकल 21 ये कहता है कि भारतवर्ष में किसी भी इंसान को किसी की जिंदगी लेने का अधिकार नहीं है। जिंदगी लेने का हक सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका के पास है, और वो भी एक शर्त के हिसाब से। अगर कोई इंसान कोई ऐसा कार्य कर दे जो कि उसको नहीं करना चाहिए, किसी का मर्डर कर दे या कुछ ऐसा जघन्य अपराध कर दे, तो उसको मौत की सजा देने का अधिकार हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? न्यायपालिका के पास। इसके अलावा भारत में और किसी के पास भी यह अधिकार नहीं है कि वो किसी को मार सके। तो जिंदा रहने का अधिकार यह देता है हमको आर्टिकल 21। अब चलते हैं हम लोग आर्टिकल 22 की तरफ। आर्टिकल 22 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 22 कहता है कि अगर पुलिस हमको अरेस्ट कर लेती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के समक्ष या जज के समक्ष प्रस्तुत करना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने मौलिक अधिकारों को नहीं जानते हैं, तो पुलिस पकड़ लिया, 3-4 दिन से हाजत में डाल करके पीट रहा है ना। लेकिन जब आप अपने मौलिक अधिकारों को जानेंगे, पुलिस को बताएंगे कि खबरदार 24 घंटा है बस आपके पास। अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर हमको कोर्ट में अगर प्रेजेंट नहीं करेंगे, कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि हम गिल्टी हैं कि नहीं है। पुलिस क्यों डिसाइड करेगा, है ना। पुलिस हो सकता है कि बाइस्ड भी हो जाए, किसी से पैसा लेकर के हमको मारे पीटे या ये करे। अगर आपको पता होगा तो पुलिस में हड़कंप मच जाएगी, वो तुरंत आपको प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में, ठीक है ना। नहीं तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जाकर के आप वहां पर रिट याचिका कर सकते हैं वहां पे। तो आर्टिकल 22 में हमने क्या किया, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, यानी कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर ले तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कहां प्रेजेंट करना पड़ेगा? कोर्ट में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आर्टिकल 23 एंड 24 पढ़ते हैं, और ये होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। बलात् श्रम पर प्रतिषेध। पहले के जमाने में हम लोग हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं 9th-10th में, तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी कराया जाता था, या कर ये ट्रेडिंग होती थी लेबर्स की, है ना, बंधुआ मजदूरी। लेकिन आजादी के बाद बंधुआ मजदूरी जैसा शब्द हमारे देश में रह नहीं गया। बलात् श्रम पर प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ यह है कि हम आज के डेट में बलपूर्वक किसी से कोई भी काम नहीं करा सकते, या किसी से यह नहीं कह सकते हैं कि आपको यह काम करना पड़ेगा, यह आपके फंडामेंटल राइट का हनन है ना। बलपूर्वक कोई किसी से कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करवा सकता, और यह अधिकार हमको कौन सा आर्टिकल देता है? 23। अब चलते हैं आर्टिकल 24 की तरफ। आर्टिकल 24 यह कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को या 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी जोखिम भरे कार्य को करवाना कानूनन अपराध है। जैसे हम लोगों ने देखा है कि बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट वगैरह लिखे रहते हैं कि यहां पर कोई भी बच्चा या 14 साल से कम उम्र के बच्चे हमारे यहां काम नहीं करते, हम इससे मुक्त है ना। इसका यही मतलब है कि अगर कोई छोटा बच्चा और आपको कहीं काम करते दिख जाए किसी होटल रेस्टोरेंट वगैरह में, या कोई भी चूड़ी फैक्ट्री में, कारखाना में, बम बारूद बनाने वाले फैक्ट्री में, तो आप उसका वीडियो बना करके पुलिस को दे सकते हैं, क्योंकि वो उसके फंडामेंटल राइट का हनन है। आर्टिकल 21 जो पढ़ाए थे उसके काम में एक और आर्टिकल है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बस पढ़ाई करना है ना। आर्टिकल 21 का कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में गवर्नमेंट को एजुकेशन देना उनका फंडामेंटल राइट है। तो 23-24 पढ़ लिए, ये क्या था? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब चलते हैं हम लोग 25 से। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से शुरू होता है। भारत में कोई भी धर्म के इंसान अगर आप हैं, आप आज अगर मान लीजिए मुस्लिम हैं, कल आप हिंदू बन सकते हैं, परसों आप सिख बन सकते हैं, क्रिश्चियन बन सकते हैं, ईसाई, कुछ भी बन सकते हैं। ये आपका संविधान आपको हक देता है। आपको अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से अपना धर्म चुनने का अधिकार है, ये संविधान आपको देता है ना। आप कुछ भी, जैसे आज के डेट में जो सिख्स होते हैं ना, वो कटार धारण करते हैं, पगड़ी धारण करते हैं, ये फंडामेंटल राइट है, वो धारण कर सकते हैं ना, लिखा हुआ है सारा कुछ संविधान में।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपने धर्म के अनुसार आचरण करना। जैसे मुस्लिम्स टोपी पहनते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हिंदूज मंदिर जाते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं वो चर्च जाते हैं, इसका हमको राइट मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है। और ये अधिकार कौन सा आर्टिकल हमको देता है? 25 देता है। अब चलते हैं आर्टिकल 26 की ओर। आर्टिकल 26 ये कहता है, जैसे हम लोग मुहर्रम मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं ना, ईद मनाते हैं, धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता। यानी देश में आप कोई भी धर्म को मानते हैं तो जैसे झांकियां निकलती हैं, गुरु प्रकाश पर्व निकलता है, तो वो सब मनाने का अधिकार आपको अपने धर्म के हिसाब से धार्मिक प्रबंध करने का। जैसे दुर्गा पूजा में पंडाल वगैरह लगता है, सरस्वती पूजा में हम मनाते हैं, पूरी तरह से विधिवत मनाते हैं। यह भी अधिकार हमको मिलता है आर्टिकल 26 में। अब चलते हैं आर्टिकल 27 की तरफ। आर्टिकल 27 ये कहता है, धार्मिक कार्यों पर किए गए खर्च पर गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगाएगा, कोई कर नहीं लगता है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 27। यानी अगर हम कोई भी खर्चा धार्मिक कार्यों पर करते हैं, रिलीजियस स्थानों पर करते हैं, उस पर गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी। और ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 27 में। अब चलते हैं 28 की तरफ। आर्टिकल 28 ये कहता है कि कोई भी सरकारी स्कूल में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होगा। अगर आगे से कभी भी आप किसी सरकारी स्कूल में सरस्वती पूजा मनाते देखते हैं, ईद मुहर्रम कुछ भी मनाते देखते हैं, अगर आप कंप्लेन कर देंगे तो जितने भी टीचर्स हैं सबकी नौकरी चली जाएगी। गवर्नमेंट स्कूल्स में न तो कोई धार्मिक शिक्षा देने का प्रावधान है और न ही कोई धार्मिक आयोजन मनाने का प्रावधान है। और ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 28। अब चलते हैं आर्टिकल 29 और 30। यह है कल्चर के लिए, या हमारे देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जैसे मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, उनको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये दो आर्टिकल है, 29 और 30। 29 आर्टिकल ये कहता है कि देश में जितनी भी माइनॉरिटीज रहती हैं, अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको अपना धर्म बचाने के लिए, अपनी भाषा, अपनी लिपि बचाने का पूरी तरह से अधिकार है। वो उसके लिए गवर्नमेंट उनको बहुत सारे मदद भी प्रोवाइड करती है। और आर्टिकल 30 उसी से लिंक है कि बचाने के लिए क्या करना होगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करना होगा। इसी का एक एग्जांपल दे रहे हैं, मुस्लिम्स जो मदरसा चलाते हैं वो आर्टिकल 30 के तहत ही चलाते हैं, है ना। आर्टिकल 30 के तहत उनको ये फंडामेंटल राइट मिला हुआ है कि अपने कल्चर को बचाने के लिए आप कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकते हैं। तो आर्टिकल 30 तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक लास्ट बचा है आर्टिकल 32। एक और फंडामेंटल राइट था, उसको संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट से हटा करके उसको कानून बना दिया गया है, 300A में चला गया है वो आर्टिकल। अब आर्टिकल 32, मान लीजिए आपको इतने हमने फंडामेंटल राइट्स बताए और उसमें अगर आपको कोई समस्या होगी या आपको कोई जबरदस्ती कोई काम करा रहा है तो क्या करेंगे आप? या आपके फंडामेंटल राइट का कोई हनन कर रहा है, कोई बड़ा बाहुबली है, विधायक बन गया है और आपको जबरदस्ती कर रहा है, घर में बांध के रखा है 10 दिन से, आपका फंडामेंटल राइट का तो हनन है। आप करेंगे क्या? उस परिस्थिति में हमारे देश में होते हैं कोर्ट, जुडिशियल सिस्टम। जो हमारे यहाँ का एपेक्स कोर्ट है उसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। उससे नीचे भी कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट हर एक राज्य में होता है, लगभग हर एक राज्य में है। कुछ राज्यों को मिला करके एक, जैसे पंजाब हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है देश में। इसके अलावा हम लोगों ने जो जिला कोर्ट होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। 5 प्रकार का रिट आप दायर कर सकते हैं। शुद्ध हिंदी में हम बता रहे हैं, इसलिए शुद्ध हिंदी में बता रहे हैं क्योंकि और तैयारी में शुद्ध हिंदी में ही पढ़े हैं। तो 5 प्रकार का रिट होता है शुद्ध हिंदी में, सुनिएगा। पहला जो है उसको कहते हैं हम लोग अधिकार परीक्षा, दूसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा है परमादेश, उसके बाद उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये 5 होते हैं, हम समझा देंगे, समझ में आ जाएगा, इजी बना देंगे इसको। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? वही वाला कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कहां प्रेजेंट करना है? जज के सामने, कोर्ट के सामने। पहला खत्म हो गया। अब परमादेश समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए एक आम आदमी, गवर्नमेंट का कोई भी आता है उसके पास स्कीम और उसका वो बेनिफिट नहीं ले पाता है, वो सरकारी अधिकारी के पास गया, गवर्नमेंट ऑफिशियल उसका काम नहीं कर रहा है, उसको भगा दे रहे हैं पैसा लेने के लिए, करप्शन, घूस लेने के लिए। उस परिस्थिति में एक आम इंसान क्या करे? कोर्ट जाएगा। आर्टिकल 32 कहता है उसको कोर्ट जाने के लिए, और कोर्ट जाके कहेगा कि ये अधिकारी या डीसी हमारा काम नहीं कर रहे हैं। उस परिस्थिति में कोर्ट उस डीसी को आदेश देगा कि आपने जनता के हित के पद पर रहते हुए जनता का कार्य नहीं किया, आपको क्यों ना हटा दिया जाए, आप लिख के दीजिए। यही होता है, क्या कहते हैं इसको? परमादेश। कौन आदेश दे रहा है? कोर्ट। किसको आदेश दे रहा है? जो अधिकारी हैं, जन अधिकारी को पूछेगा कोर्ट कि आपने जनहित के पद पर रहते हुए जनता का कार्य नहीं किया, आप बताएं कि आपको क्यों ना आपके पद से च्युत कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तब वो लिख करके देंगे कि नहीं,
वो अपना काम अस्थिर हो जाएंगे वो। अब चलते हैं, दो पढ़ लिया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, दो और पढ़ते हैं एक साथ। इसमें आता है प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दोनों हमेशा बड़ा कोर्ट अपने से छोटे कोर्ट को ऑर्डर देता है। क्या होता है समझिएगा। मान लीजिए कि छोटे कोर्ट अपने अधिकारों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अब कोर्ट है, जज है, तो जज के पास तो बहुत सारे पावर होते हैं। वो हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल से पैसा लेकर के उसके हित में डिसीजन दे दे। ऐसी परिस्थिति में जब डिसीजन हुआ नहीं रहता है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट को आदेश देता है, उसको कहते हैं प्रतिषेध। और अगर डिसीजन हो चुका होता है, उसके बाद डिसीजन को निरस्त करने का ऑर्डर बड़ा कोर्ट छोटे को देता है, उसको क्या कहते हैं? उत्प्रेषण। बस यही अंतर है। डिसीजन अभी चल रहा है तो क्या कहते हैं? प्रतिषेध। और डिसीजन अगर कर दिया है छोटा कोर्ट गलत, उसको बदलना है तो क्या होगा? उत्प्रेषण। अब लास्ट में चलते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में यह है कि अगर कोई गलत तरीके से जनहित के पद पर आ जाता है, जैसे घूस दे करके, मान लीजिए एग्जाम हुआ, अभी आजकल पेपर भी लीक हो रहे हैं, गलत तरीके से जनता के पद को धारण अगर कोई इंसान कर लिया है, कोई व्यक्ति, और पता चल गया और आप अपने फंडामेंटल राइट का हनन होने के बाद कोर्ट चले जाते हैं, उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा तुरंत। और उसको क्या कहा जाता है? अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार का रिट होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल 32 के तहत हम कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। और 226 के तहत हाई कोर्ट में, दोनों जगह जा सकते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा शेड्यूल पढ़ लेते हैं। 12 शेड्यूल है संविधान में। जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय 8 थे, 4 फिर ऐड किया गया। चेंजेस होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। पहला शेड्यूल क्या है? ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश के पहले शेड्यूल में वर्णन है संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन, यानी भारत की सीमा कितनी है, भारत की सीमा में कितने राज्य हैं, राज्यों की बाउंड्री कहां तक है, भारत का पाकिस्तान से बाउंड्री कहां कहां है, चीन से बाउंड्री कहां कहां है, यह सब लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? किसमें? अनुच्छेद 1, ठीक है ना, उसमें लिखा हुआ है शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 में क्या है सुनिएगा। शेड्यूल 2 में है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के वेतन का वर्णन, यानी उनको सैलरी कितनी मिलेगी या सैलरी कितना दिया जाएगा। शेड्यूल 3 में क्या है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके शपथ का वर्णन है, ओथ का, कि वो लोग शपथ कैसे लेंगे, क्या क्या लेंगे। आर्टिकल ये शेड्यूल 4 में चलते हैं जल्दी जल्दी। शेड्यूल 4 में वर्णन है किसका? राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, यानी हमारे देश में 2 जानते ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा लोगों की सभा और राज्यसभा राज्यों की सभा, और ये दोनों कहां है? न्यू दिल्ली में, हमारे पार्लियामेंट में है। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे होगा? ये किस में है? 4 में। 5 में चलते हैं। 5 और 6 दोनों, ये दोनों शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है हमारे देश में, उनके क्षेत्र का वर्णन है। जैसे नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उनको स्पेशल दर्जा दिया गया है ताकि वो इंडिया से अलग ना हो जाए। ये दोनों वर्णन किसमें है? 5 और 6 में। 7 में फेडरल यूनिट है। 3 हमारे यहां लिस्ट है, यूनियन लिस्ट 4 है, लेकिन अभी फिलहाल 3 ही समझिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट। रेसिड्यूरी भी है। यूनियन लिस्ट क्या है? जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे होते हैं, यानी पूरे देश के इंपॉर्टेंस के मुद्दे, यानी देश की सुरक्षा की बात आएगी, उन पर कौन कानून बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। छोटे छोटे मुद्दे जैसे पुलिस वगैरह हो गए, इन पे कानून कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। और कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिसपे दोनों गवर्नमेंट कानून बनाते हैं, उसको कौन सा लिस्ट कहते हैं? 3rd। हाँ, कंकरेंट लिस्ट होता है वो। अब चलते हैं 8 में। 8 शेड्यूल में आप लोगों को पता ही है लैंग्वेज है, और भारत में टोटल कितने शेड्यूल लैंग्वेज हैं? 22। 8 में लैंग्वेज है। अब 9th को ऐड किया गया। पूरी कहानी सुनिए। प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, उसके तहत ऐड किया गया किसको? 9 को। और 9 में वर्णन है भूमि सुधार का वर्णन। भूमि सुधार यानी भारत में बहुत सारे जमीन, कुछ के पास ही बहुत सारे ज्यादा मात्रा में जमीन कुछ जमींदारों के पास थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? कानून बनाया, उनसे जमीनें मांग करके भूमिहीनों को, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको बंटवा दिया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 9th शेड्यूल में जो कानून बन जाएगा ना, उसको कोई नहीं बदल सकता, ऐसा संविधान में लिखा रहता है। एक बार अगर कोई कानून बना करके 9th शेड्यूल में डाल दिए, उसको भविष्य में कोई भी सरकार बदल नहीं सकता, ऐसा लिखा हुआ है संविधान में। 10th शेड्यूल क्यों बनाया गया? दल बदल पर रोक। भारत में पहले, आज हम जीते बीजेपी पार्टी से, पैसा मिला, दल बदल लिए, डिफेक्शन उसको कहते हैं, और उससे बहुत बड़ी समस्या होती थी। मान लीजिए जनता ने किसी एक पार्टी को बहुमत दे दिया, वो जीत गया, सरकार बना लिया, और बाकी लोग पैसा के दम पे उससे खींच लिए, या 10 विधायक उससे खरीद लिए, वो इधर आ गए। तो इसको रोक लगाने के लिए कौन सा बनाया गया? 10th शेड्यूल।
11 में वर्णन है शेड्यूल में, जो आपका चुनाव होता है गांवों वाला मुखिया सरपंच का, वो 11 शेड्यूल में है, और 12th में मेयर वगैरह का। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ था 11 और 74th में हुआ था 12th। यही 12 अनुसूची है हमारे देश में। एक लास्ट 3 पॉइंट और है, बता ही देते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए हमारे संविधान में, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता और समाजवाद। ये 3 शब्द संविधान में पहले नहीं थे, बाद में जोड़े गए, 1976 में जोड़े गए। इसका अर्थ समझिएगा। पहले सुनते हैं एकता और अखंडता। एकता और अखंडता में लिखा हुआ है कि भारत का कोई भी भूभाग चाह करके भी भारत से अलग नहीं हो सकता। फिर से सुनिएगा, बहुत सारे लोग भारत के टुकड़े करने के लिए बातचीत करते रहते हैं। कभी वहां पे पंजाब में भी अभी चल रहा है वो खालिस्तान, ये सब बहुत सारी चीजें चल रही हैं देश में। लेकिन भारत का कोई भी भूभाग, धरती का एक छोटा टुकड़ा भी चाह करके भी भारत से अलग नहीं हो सकता। अगर कोई भी आंतरिक या बाह्य शक्ति, यानी देश के अंदर की ताकत या बाहरी ताकत इसका प्रयास करती है तो उसका दमन कर दिया जाएगा। आर्मी को ऐसे ही हम लोग सैलरी नहीं दे रहे हैं ना, उसके लिए ही दे रहे हैं कि देश को सुरक्षा कर सके, देश को टूटने से बचा सके। तो एकता अखंडता में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भारत का कोई भी भूभाग चाह करके भी भारत से अलग नहीं हो सकता। अगर कोई भी आंतरिक या बाह्य शक्ति इसका प्रयास करती है तो उसका क्या कर दिया जाएगा? दमन। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं अब पंथ निरपेक्ष। भारत के संविधान में कहीं पर भी धर्म निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा संविधान या हमारा देश इंडिया में किसी को धर्म नहीं मानता, सबको क्या मानता है? पंथ। संविधान ये मानता है कि भाई भगवान एक है, रास्ते अलग अलग हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई नमाज पढ़ के जा रहा है, उसके पास कोई पूजा करके जा रहा है। पंथ हैं, सब रास्ते हैं, धर्म नहीं यूज हुआ है कहीं संविधान में। क्या इस्तेमाल हुआ है? पंथ। तो भारत पंथ निरपेक्ष कैसे है? क्या लिखा है संविधान में? भारत सभी पंथों के साथ समान व्यवहार करेगा, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, हमारा देश सबके साथ कैसा व्यवहार करेगा? इक्वल, बराबर। भारत का कोई भी राष्ट्रीय पंथ नहीं होगा, यानी भारत का कभी भी कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं बन सकता। यह किसमें लिखा हुआ है? पंथ निरपेक्ष में। अब चलते हैं लास्ट, क्या था? समाजवाद। भारत में समाजवाद का अर्थ रूस और चीन के जैसे, शुद्ध हिंदी है, उत्पादन के समस्त उपक्रमों का राजकीयकरण नहीं होगा। बता रहे क्या होता है, सुन लीजिएगा। यानी कि चीन और रूस में क्या होता है कि जितने भी प्रोडक्शनल यूनिट है, इंडस्ट्रीज हैं, उसके ऑनर कौन होते हैं? गवर्नमेंट होते हैं। इंडिया में समाजवाद का अर्थ रूस और चीन जैसा नहीं होगा। भारत में समाजवाद का अर्थ यह होगा कि गरीब और अमीर के बीच में जो गैप है उसको भरने का प्रयास किया जाएगा, जो कि आज भी प्रयास चल रहा है। लेकिन रईस अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और गरीब। आज बस इतना ही।